गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरिस्टोटल में लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? क्या क्या था? मतलब यही हेडिंग आपने लिखा था। उसमें अंतिम पंक्ति क्या लिखा था? लास्ट लाइन। हाँ, अगला पॉइंट लिख लीजिए। तो अगर हम अरिस्टोटल को देखें और प्लेटो से लगातार कंपेयर करें, तो जब भी आप क्वेश्चन अरिस्टोटल का लिखिए, कोशिश करिए कि हमेशा प्लेटो से कंपैरिजन करिए। ये लिखने में हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास थिंकर्स पेयर में है। तो प्लेटो के व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटोनिक थॉट, यानी प्लेटो के जीवन का भी मूल उद्देश्य क्या था? मैटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ। तो आप देखेंगे कि प्लेटो के जीवन का भी उद्देश्य था कि स्पिरिचुअल लाइफ, मॉरल लाइफ, वर्चुअस लाइफ। तो यूनानी युग में देयर वाज नो मैटेरियलिज्म, यानी भौतिकवाद का, यूनानी युग में भौतिकवाद का प्रभाव नहीं था। और जब हम बार बार भौतिकवाद शब्द की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या होता है? संपत्ति का अर्जन है, पैसा प्राप्त करना है, शरीर को ध्यान देना है, जो मैटेरियलिस्टिक चीजें देखती हैं। तो जो मैटेरियलिस्टिक होते हैं वो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर को नहीं मानते। मैटेरियलिस्ट नेवर बिलीव इन गॉड और सोल और एनी मेटाफिजिकल एंटिटी। जो भौतिकवादी होते हैं वो मानते हैं कि जो दुनिया दिख रही है वही सही है, उसके पीछे कुछ है नहीं। तो प्लेटो का भी उद्देश्य क्या था? मॉरल एंड वर्चुअस लाइफ, नैतिक और सद्गुणी। और अरिस्टोटल के जीवन का उद्देश्य क्या है? सेम, मॉरल एंड वर्चुअस लाइफ। यानी दोनों के हिसाब से जीवन का उद्देश्य एक ही जैसा है। जीवन के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं है। बस इतना फर्क है कि अरिस्टोटल ने कहा कि इस नैतिक और सद्गुणी जीवन के लिए संपत्ति की आवश्यकता है, पर्यावरण की आवश्यकता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में इन सब चीजों को नहीं माना। इसलिए आप देखेंगे अरिस्टोटल का विचार, द थॉट ऑफ अरिस्टोटल इज मोर प्रैग्मेटिक एंड मोर रियलिस्टिक। क्योंकि एक बड़ी कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला। भाई नैतिक जीवन कैसे बढ़ेगा? उसमें भी तो कुछ भौतिक चीजें चाहिए। इसका मतलब है दोनों का पर्पस एक है। इसीलिए आप देखेंगे दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, थोड़े थोड़े अंतर भी हैं। दोनों के जीवन का उद्देश्य तो एक ही है। तो आप आगे ले लीजिए। अरस्तु ने कहा कि सद्गुणी जीवन के विकास के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड वर्चुअस लाइफ, सद्गुणी जीवन के विकास के लिए परिवार और संपत्ति आवश्यक है। फैमिली एंड प्रॉपर्टी is an essential means for development of moral and virtuous human life. इनके अनुसार इन्होंने कहा कि नैतिक जीवन जीने में ही वास्तविक प्रसन्नता है। नैतिक जीवन जीने में ही वास्तविक प्रसन्नता है। रियल हैप्पीनेस लाइज इन अ मॉरल लाइफ। और रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ मॉरल एंड वर्चुअस लाइफ। तो जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? प्रसन्नता।
और इसके लिए मित्रता भी आवश्यक है। इसके लिए मित्रता भी आवश्यक है। फ्रेंडशिप इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर लीडिंग अ मॉरल एंड वर्चुअस लाइफ। अब इसके लिए मित्रता भी आवश्यक है। तो जीवन का मूल उद्देश्य क्या था? हैप्पीनेस। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल में आप कर दिया करिए, नाउ दिल्ली स्कूल इज प्रमोटिंग ए करिकुलम ऑफ हैप्पीनेस क्लासेस। अजीब सी बात नहीं है, फिलोसफर की बातें कितनी प्रासंगिक होती हैं। हाउ यू कैन प्रूव द रिलेवेंस ऑफ फिलोसफर? दिल्ली गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द हैप्पीनेस क्लासेस। तो आर यू हैप्पी और अनहैप्पी? तो अरिस्टोटल ने कहा कि हैप्पीनेस, जीवन का मूल उद्देश्य हैप्पीनेस। तो सवाल है कि नैतिक सद्गुणी जीवन जीने का मतलब क्या है, खुशी कैसे मिलेगी? इसको फिर उसने दूसरे विचार से बताया। तो खुशी अकेले मिलती है, साथ में? अगेन, क्योंकि आप देखेंगे यूनानी युग में कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। ये बात यहां भी है, यहां भी है, बस थोड़ा सा फर्क है। अब अगर हम दूसरे कंपेरिजन की तरफ आगे बढ़े, हेडिंग चेंज कर लीजिए। अब सवाल है कि जब हम कहते हैं कि नैतिक जीवन जीना, सद्गुणी जीवन जीना, इसका रियल मतलब फिर अरिस्टोटल में है क्या? तो नाउ यू कैन चेंज द हेडिंग, राज्य का विचार। अरिस्टोटल के राज्य का विचार, द नोशन ऑफ स्टेट इन एरिस्टोटेलियन थॉट। अरिस्टो के चिंतन में राज्य का विचार। और फिर हम प्लेटो से कंपेयर कर दें। अगर हम अरिस्टो के चिंतन में राज्य का विचार देखना चाहते हैं तो प्लेटो ने क्या कहा? राज्य की एकता अखंडता बनाए रखना उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, राज्य की एकता अखंडता बनाए रखना प्लेटो के चिंतन का मूल आधार था। और व्हाट प्लेटो बिलीव दैट फैमिली इज अ हर्डल इन द पाथ ऑफ यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। यानी परिवार नहीं होना चाहिए, राज्य की एकता अखंडता बनाए रखा जाए। स्टेट इज ए सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। और जब बहुत सारे परिवार रहेंगे तो व्यक्तियों की निष्ठा परिवार के प्रति रहेगी, राज्य के प्रति नहीं रहेगी। यदि आप कहेंगे कि उत्पादक वर्ग को अपने परिवार रखने की इजाजत थी, ओनली प्रोड्यूसर्स वेयर अलाउड टू कीप देयर ओन फैमिली, लेकिन जो गार्डियन क्लास था उसके तो परिवार होंगे ही नहीं। तो अरिस्टोटल राज्य को सर्वोच्च मानता था, वो मानता था परिवार उसमें बड़ी बाधा है, इसलिए उसने कहा स्टेट फैमिली का विचार। अरिस्टोटल का विचार क्या है? राज्य ही परिवार है, परिवार रहेगा ही नहीं। लेकिन इनका विचार अलग है। अगेन इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो वॉज वेरी मच रेडिकल, रोमांटिक। अब याद रखिए, आज तक कभी आपने ऐसा देखा कि समाज में शासक वर्ग अपना परिवार ही ना हो? दैट रियरली हैपेंस। और वो तो शासक वर्ग से पूरा परिवार, संपत्ति दोनों छीन लेना चाहता है। इसलिए बार बार कहता है प्लेटो ऐसी बात कर रहा है जो रोमांटिक है, फैंसी ऑफ लाइट है। अरिस्टोटल ऐसी बात कर रहा है जो दिखता है, जो वास्तविक तौर पे होता है। इसलिए अरिस्टोटल के व्यवहार को ज्यादा, अरिस्टोटल के विचार को ज्यादा प्रैग्मेटिक माना जाता है। वो मिडिल पाथ को लेता है, और द पर्सन ऑफ मिडिल पाथ इज मोर सक्सेसफुल इन द प्रैक्टिकल लाइफ। अब बहुत रेडिकल होते हैं तो थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो अरिस्टोटल ने ये कहा। अब देखिए अरिस्टोटल ने क्या कहा? अरिस्टोटल ने कहा नहीं नहीं, पहले पहले किसका डेवलपमेंट होता है? फैमिली। यानी अरिस्टो के विचार में परिवार पहले ही आ जाता है। और अरिस्टोटल ने कहा जिस तरीके से बीज के बिना हम वृक्ष की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे परिवार के बिना राज्य की कल्पना करना बेकार है। इवन स्टेट विदाउट अ फैमिली इज अ मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट। अरिस्टोटल कहता है कि पहले क्या आएगा? परिवार, पहले फैमिली। अगर समुद्र का पानी खारा ना हो तो बरसात ही ना हो, बरसात से वही पानी मीठा हो जाता है। दैट इज अ पर्पस इन द नेचर। वो कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते।
इसलिए जो परंपरावादी किस्म के लोग हैं वो कहते हैं विज्ञान से इस चीज को समझने का प्रयास मत करिए। विज्ञान तो कुछ कुछ चीजें में ढूंढ पाया है, चंद्रयान जाने पे हम ताली ठोक रहे हैं। तो हमारा तो जीवन में इतनी चीजें हैं, इतने नक्षत्र हैं, स्टार्स हैं, तो सबके पर्पज हैं, प्लेटोन का सबके पर्पज हैं। तो सवाल है, फिर वही बात है, ह्यूमन बीइंग के बायोलॉजिकल नीड्स हैं। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मानव जीवन जो मानवीय या जो मानवीय बच्चे हैं उनके पालन पोषण में एक लंबा समय लगता है। जस्ट यू लुक द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में बच्चे, कोई बच्चा 24 घंटे में चलना शुरू कर देता है, कोई मैक्सिमम 2-4 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में। लेकिन मानव के बच्चों को बड़े होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो वी आर हियर बिकॉज ऑफ फैमिली। भाई जब हम पैदा हुए तो माँ ने हमें इतनी हमारी सेवा की, तो परिवार तो प्राकृतिक ही है क्योंकि इन सब चीजों के लिए है। और कुछ चीज हमारे पास और भी नेचुरल है, जैसे द वे ऑफ कम्युनिकेशन। पशुओं में बात नहीं पाई जाती, पशुओं में बात नहीं पाई जाती, मानव में पाई जाती है। तो अरिस्टोटल ने तो बाकायदे लिखा है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स। और आपको याद दिला दें, अरिस्टोटल ने मानव की विशेषता पर बहुत विचार किया है, और फिलोसफर खास तौर पे है। अच्छा ये भी आपको याद दिला दें, आप सोचेंगे यार ये चलती रही क्या है, ना 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 ना, दिस इज लास्ट। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को समझ पाए, ये चाहिए, मैं नैतिकता में चले जा रहे हैं। तो बस याद रखे ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद जब मैकियावेली शुरू करेंगे तब आपको लगे हाँ ये तो ये काम का आदमी है, ये सब तो मॉरलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा मानव होता है कि वी आर, इट अपीयर्स दैट इट इज मोर फिलोसफी देन पॉलिटिक्स, इट इज मोर मॉरल साइंस देन पॉलिटिक्स। आप कहेंगे यार हमने तो ये सुना था किसी से कि राजनीति में राज्य का निर्माण होता है, सरकार के निर्माण की बात होती है, इलेक्शंस होते हैं, ये तो सब जीवन होगा, पशु से अलग है। अरे हम ये बात लास्ट है, अरिस्टोटल, बिकॉज दे आर ग्रेटेस्ट मॉरल फिलोसफर। और आप याद रखिए, आप पशु से अलग हैं नहीं, कैसे? हाउ आई कम टू नो दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स? अच्छा आप डीओजी से कैसे अलग हैं? बिल्ली से कैसे अलग हैं आप? क्या? अच्छा स्टेट के सिटीजन, दैट्स वेरी गुड आंसर। तो सवाल ये है, बिल्ली आज तक अपना सरकार और राज्य क्यों नहीं बना पाई? क्या? ह्यूमंस आर रेशनल एंड एनिमल्स आर नॉट रेशनल। अच्छा ऐसा है। अच्छा तार्किकता से मतलब रेशनलिटी से सरकार बनाने क्या मतलब है? निश्चित है। बहुत अब ध्यान से देखिए, आपने सब लोगों ने सही जवाब दिया, बस कहने का तरीका अलग अलग है। देखिए जस्ट यू इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और एक बात याद रखिए, मॉरलिटी, मॉरल साइंस में सबसे बड़ी बात यही होती है जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती। और अभी तक याद रखिए दोस्तों, इसलिए मानविकी का स्टूडेंट ज्यादा सेंसिटिव होता है मानवीय मूल्यों के प्रति। उसको पता है कौन कब नाराज हो सकता है, किसको क्या चीज बुरी लगती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। डॉक्टर तो बड़ा रूड होता है, देयर में बी एक्सेप्शन, देयर इज नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर ह्यूमन बीइंग। लेकिन आप देखेंगे मानविकी का स्टूडेंट ज्यादा भावुक होता है, ज्यादा अटैचमेंट रखता है। साइंस वाला नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा केमिकल दो। केमिस्ट्री वाला क्या करता है? केमिकल। अच्छा यूनिवर्सिटी में हम लोगों का पहली बार आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस बायोलॉजी से भी बड़ा है। अगर ये बात किसी ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, किसी का मेडिकल साइंस होगा, उसको बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम आपको बताएंगे दोस्तों। एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी। उससे पूछा था बायोलॉजी बड़ी है या पॉलिटिक्स बड़ी है? ऑब्वियसली पॉलिटिक्स। मतलब बायोलॉजी, ओह माय गॉड। अच्छा हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ग्रेडेशन था। जब ग्रेडेशन ऐसा था, चूंकि अब यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट थे, तो ग्रेडेशन ऐसा था कि टॉप पे थे मेडिकोस, मतलब जो मेडिकल साइंस पढ़ते थे उनका रैंक नंबर 1 था।
उसके बाद IITians नंबर 2, उसके बाद फिर BSc नंबर 3, उसके बाद BCom BA में चैंपियन कौन था पता नहीं चल पाया, लेकिन नंबर 4 BCom, और नंबर 5 में हम लोग आते थे BA। तो जब हॉस्टल में सारे बच्चे एक साथ रहते थे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हॉस्टल कभी भी स्ट्रीम वाइज बटा नहीं होता था। तो हॉस्टल में सब लोग रहते थे, और मेस में जब खाना खाने मिलते थे तो जो BSc वाले थे, मेडिकल साइंस वाले थे, हम लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट करते थे, अनटचेबल थे, उधर बैठ क्या बात करता है, बड़ा खराब लगता है दोस्तों। अब मैं वैसे वो अब उनकी नादानी थी। अब हम लोग तो समझते थे अज्ञानी प्राणी है, इनको कहना बेकार है। मानवीय के विषय पढ़ने वाला दोस्तों एक बात याद रखिए। अच्छा, वो लोग क्या करते थे यार, तुम लोग पढ़ते क्या, एक कॉपी लेके जाते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कर लेते हो, जिंदाबाद क्या मुर्दाबाद क्या, उसके आके पढ़ ले, ये कौन सी पढ़ाई है। हमने कहा माय डियर फ्रेंड, दिस इज द रियल स्टडी। तुम क्या करते हो, अच्छा फिजिक्स वाले तो 12 बजे रात लैब से आ रहे हैं, और तब तक हम लोग चाय पी के पता नहीं कहाँ घूम टहल के आके, तो भाई ये कौन सी पढ़ाई है। हम कहे यही तो रियल पढ़ाई है, हम मानव को मानव से मिलाते हैं, तुम केमिकल को केमिकल से मिलाते हो। विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट साइंस। अच्छा बताइए दोस्तों, हमें जीवन में केमिकल के साथ रहना है, मानव के साथ रहना है, तो किसका मानव जीवन ज्यादा अच्छा होगा, साइंस स्टूडेंट का, ह्यूमैनिटीज का। और फिजिक्स का स्टूडेंट क्या कहता है, ये मशीन को, पाइप को, तार को जोड़ो, अरे भावनाओं को जोड़ो, भावनाओं को तार को जोड़ रहा है, मशीन को जोड़ रहा है। तो दे आर वेरी रूड, दे आर वेरी, अटैचमेंट का पता ही नहीं होता दोस्तों, इमोशन। और दूसरी बात, मेडिकल साइंस के लोग कहते हैं वी आर वेरी गुड, इसका अध्ययन करते हैं, शरीर को चीरना फाड़ना, उसमें सब गंदी गंदी बातें दिखती हैं। अब शरीर को भी चीड़ के अंदर देखिए दोस्तों, जो आपका शरीर इतना अच्छा दिख रहा है, अंदर से बहुत ही खराब है। मेडिकल साइंस वाले क्या है, सब गंदी गंदी बातें देखते रहते हैं, इधर 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 इधर, यही अध्ययन है ना उनका, ब्लड, यूरिन, बाकी हम नहीं नाम लेंगे, सुबह सुबह क्या नाम ले दोस्तों। विच वन इज ग्रेटर साइंस, कमाल की बात है यार, मेडिकल साइंस। अच्छा, मेडिकल साइंस के लोग डराते बहुत ज्यादा है। अरे किसी डॉक्टर के पास थोड़ी देर में ना आए होते, मर गए होते, ऐसे होता था। अच्छा, कई बार तो हम लोग तो फिलोसफर को पढ़े हुए, तो कई बार जब डॉक्टर के सामने आते हैं, थोड़ी देर पहले अगर नंबर गए होते, हमने कहा सर आत्मा अमर है, जरा विनाशी है, ये कि कहां से बढ़ गया है। हमने कहा मेडिकल साइंस नहीं पढ़े जाते। इसलिए व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग दोस्तों। भौतिकवाद ने मानव होने का मतलब ही खत्म कर दिया। इसी बात के लिए प्लेटो परेशान है, ये एरिस्टोटल कहता है। दोनों का इसेंस तो एक ही जा रहा है कि इसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मॉरल वर्चुअस लाइफ। बस अब ह्यूमन बीइंग के स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, देखिए पहला एक है ह्यूमन बीइंग, दूसरा है गॉड, और तीसरा है एनिमल्स। जब हम मानवीय विशेषता की बात करेंगे तो जरा हम देख लें कि इवन एरिस्टोटल है पॉइंट आउट दैट, एरिस्टोटल हैज पॉइंटेड आउट दैट कि व्हाट इज ए स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जब मानव की मूल विशेषता की बात करेंगे तो पहला एक तो ईश्वर है, दूसरा एनिमल्स है। ये बात तो पता है, न हम ईश्वर हैं न एनिमल है, हमारी पोजीशन क्या है बीच में। और खास बात है, ईश्वर की पशु की आवश्यकता क्या होती है, केवल मटेरियल। आप याद रखिए, पशु की आवश्यकता क्या होती है, इट्स ओनली एंड ओनली मटेरियल, खाना पीना, पिज्जा, बर्गर, और आप जितनी भी चीजें कंजम्पशन करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर इवन एनिमल्स टू। तो देयर एंटायर नीड इज मेयरली फिजिकल, भौतिक आवश्यकता होती है उनकी केवल। और संस्कृत में तो एक श्लोक है, जो व्यक्ति विद्या से विहीन है वो पशु के समान है। और याद रखिए, दो प्रकार के पशु होते हैं, एक जिनकी सींगों पूंछ होती है, वन एनिमल विथ हॉर्न एंड टेल, एंड सेकेंड एनिमल विदाउट हॉर्न एंड टेल। तो आप याद रखिए, जो केवल ये कहता है जीवन में खाओ पियो मौज उड़ाओ, केवल खाना पीना ही जीवन है, तो हम मानव हैं, वी आर मोर क्लोजर टू एनिमल्स।
ये आप याद रखिए। इसका मतलब क्या है? खाना पीना छोड़ दें? नो, खाना पीना छोड़ न दे, बस मतलब है खाना पीना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं है। इसलिए घड़ी पहनना, बड़े अच्छे कपड़े पहनना, बड़े अच्छे वाहन में चलना, ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं है। फिलॉसफर ये बताना चाहते हैं। और जरा सोच के देखिए, अगर ये जीवन का नजरिया बदल जाए, करप्शन होगा, हिंसा होगी। भाई पूरी दुनिया में सारी समस्या की जड़ क्या है? संपत्ति। संपत्ति को लेकर लड़ाई हो रही है, पावर को लेकर लड़ाई हो रही है। कोई चाहता है कि हमारा प्रभाव रहे, दूसरा उनका प्रभाव रहे, और नैतिक जीवन में तो बात ही नहीं है। इसे आपको याद लगे तो एनिमल, और सच मानिए जितनी चीजें हम कंज्यूम कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी कंज्यूम बाय इवन ह्यूमन एनिमल टू। लेकिन दूसरा, ईश्वर को भी आपने मिला है? ईश्वर से कभी आपकी भेंट हुई? कभी भेंट हुई? कोई एड्रेस है आपके पास? अच्छा, चंद्रयान 2 भी गया तो लोगों से पूछा गया क्या वहां कोई स्वर्ग और गए क्या? कहना मैंने दिखा तो नहीं कभी। बिकॉज गॉड इज अ प्योर मॉरल कॉन्सेप्ट। आपने उनके देवी देवताओं की तस्वीर देखी होगी। गॉड का मतलब है जिसकी कोई शारीरिक आवश्यकता ही नहीं है। गॉड इज अ प्योर मॉरल कॉन्सेप्ट। ये तो नैतिकवादी विचार है। ईश्वर का मतलब है पूर्णता। गॉड मीन्स परफेक्टनेस। ईश्वर कोई नाउन नहीं है, इट्स एडजेक्टिव। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ये विशेषताओं का नाम है। यानी ईश्वर का मतलब है जिसमें कोई कमी ना हो। आप देखते हैं ईश्वर का बाल कभी सफेद होता है? भगवान राम पता नहीं कब से थे, आज भी उतने यंग है, और हमारे तो देखते देखते बुढ़ापा आ गया। और ये सफर कहीं हुआ। मैं कभी वृंदावन में गया तो मैंने मंदिर में गया तो पता चला कि भगवान कृष्ण ने इस उंगली से पहाड़ उठा रखा है। मैंने कई बार मारकर उठाने का प्रयास किया, आई फेल्ड। ईश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना। जो बिना पैर के चल सकता हो कौन है? ईश्वर। अ पर्सन कैन वॉक विदाउट अ फीट, कैन यू इमेजिन? और बिन कर कर्म करे विधि नाना। जिनके पास कोई हाथ नहीं है वो सारे कर्म करते हैं। ईश्वर भी कोई ईश्वर है। कितने एग्जाम्पल आपको दे। इसका मतलब है ईश्वर कुछ भी कर सकता है, बिकॉज इट्स प्योर। जहां आपने कह दिया कि ईश्वर बीमार हो गया, इसका मतलब ईश्वर नहीं है। ईश्वर बीमार हो ही नहीं सकता। ईश्वर बूढ़ा हो गया, इसलिए ईश्वर के लिए हम किस विशेषण का प्रयोग करते हैं? अमर, अजर, अविनाशी। अमर इमॉर्टल, जो कभी मरता नहीं। अजर, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अविनाशी, न कभी पैदा होता है न जिसका विनाश होता है, वो ईश्वर है। विच नेवर बॉर्न, ओमनिसिएंट, ओमनीपोटेंट, दैट इज गॉड। मतलब देखिए, हम लोग तो पैदा होते हैं, मरते हैं, हमारा बुढ़ापा आता है। इसका मतलब सवाल ये, ईश्वर प्योर मॉरल कॉन्सेप्ट है, और ये इसका मतलब है बिल्ली, कैट इज जस्ट अपोजिट टू गॉड। ये केवल भौतिकवादी है और ये केवल नैतिकवादी है। तो हम में क्या आवश्यकता है? हम केवल भौतिक है, केवल नैतिक है, या बीच में है? दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? इधर से है। लेकिन हमारी वास्तविक जीवन कैसा होना चाहिए? नैतिक। इसे आप याद रखिए। लोग तो जो बात सदाचारी किस्म का व्यक्ति होता है, नैतिक किस्म का व्यक्ति होता है, लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो महात्मा है। इट्स लाइक गॉड टेंडेंसी। अरिस्टोटल ने यही मानव की विशेषता बताई है। तो मानव की प्रसन्नता किसमें है? इस बात को अगले से भी जोड़ सकते हैं। हाउ ह्यूमन बीइंग कैन बिकम हैप्पी बाय कंज्यूमिंग मोर एंड मोर गुड्स। भौतिक सामान ज्यादा खाके हम खुश हो सकते हैं या नैतिक जीवन जी के? और केवल भौतिक चीजों के भोग से लोग खुश होते हैं। एनिमल्स वुड हैव बीन मोर हैप्पी इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग। फिर तो पशु ज्यादा अच्छे होते हमसे। इसलिए याद रखिए, अरिस्टोटल ने बाकायदा कहा। फिर परिवार में हमारी कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? मटेरियल, बायोलॉजिकल।
अच्छा, बायोलॉजिकल नीड्स तो सारी पशुओं की होती है, एनिमल्स आर हैविंग द इक्वल बायोलॉजिकल नीड्स, लेकिन हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? नैतिक। ये बात तो अरिस्टोटल ने कही। इसका मतलब बात को हो सामान्य शब्दों में, तो आप क्या हैं? आप पशु हैं या देवता? क्या? आर यू गॉड और आर यू एनिमल? कॉम्बिनेशन। कभी आप पशु बने? आप लोग नहीं बने होंगे, और यही तो मैं अपेक्षा दोस्त, आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सड़कों पर घूमते हैं पशु की तरह व्यवहार करते हैं, किसी की संपत्ति छीन लेना, जस्ट लाइक एनिमल क्वालिटी, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देना, किसी को धक्के मार देना, क्या है ये? बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। इसे याद रखिए, हम आप सम्राट किलविस हैं या शक्तिमान हैं? आप क्या हैं? तो आप याद रखिए, कई बार हमें सम्राट किलविस जाग जाता है, उसको दबा के रखना है, और जब सम्राट किलविस जाग जाता है तभी मानव की मूल समस्या शुरू होती है। और जब शक्तिमान जाग जाता है तो कैसा होता है? शक्तिमान इज ए नेमर टेंडेंसी। इसलिए गांधी कुछ खाते पीते थे या नहीं? खाते पीते थे, ऐसा थोड़ी खाते पीते नहीं थे, लेकिन उनका जीवन कैसा था? नैतिक। ये अरिस्टोटल कहना चाहते हैं, भाई हमें दोनों टेंडेंसी है। और देखिए, इंडियन फिलॉसफी के लिए भारत में तो ये बात कोई नई ही नहीं है। आपने सुना होगा देवासुर संग्राम, देव और असुरों का संग्राम। ये कहीं हुआ था या हमारे जीवन में ही चलता रहता है? हमारे जीवन में कैसे चलता रहता है? यार इसका बड़ा अच्छा मोबाइल खिसका लेते हैं। भाई अब स्टूडेंट लाइफ में हम भी हैं, किसी का आईफोन देखा, खिसका लिया। ये कौन सी प्रवृत्ति है? और कोई व्यक्ति गंभीर आवश्यकता में पड़ा हुआ है, उसको कहीं जाके हॉस्पिटल में ब्लड दे दिया, उसकी सहायता कर दिया, तो उससे हम कैसा व्यवहार करते हैं? मॉरल। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? शक्तिमान जैसा, सम्राट किलविस जैसा? कौन कह रहे? दोनों जैसा। मूलभूत आवश्यकता है। अब इसी बात कहने के जो भी तरीका फिलोसफर ने बात तो कही है, ऐसा कोई थोड़ा है कि आप इस बात को नहीं जानते, ये बहुत अंडरस्टूड है। ये बात उन्होंने कही, तो पहले लिख लीजिए। अरस्तु ने कहा, अरिस्टोटल सेड दैट अरस्तु ने कहा कि प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वस्तु और पदार्थ का एक निश्चित उद्देश्य होता है। Each and everything is purposive in this nature. Purposive underline. Each and everything is purposive in this nature. प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वस्तु पदार्थ का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसे उसने शोदेशात्मक का नाम दिया। दैट इज ए teleological for Aristotle, जिसे उसने स्वदेशात्मक या teleological कहा। teleological का मतलब क्या है? स्वदेशात्मक, पर्पोजिव, यानी हर वस्तु का एक पर्पज है, उद्देश्य है। उसी का दूसरा नाम क्या है? teleological। उसने यूनानी शब्द का प्रयोग किया। टेलीलॉजिकल का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग इज पर्पोजिव। जैसे कि हमने कई एग्जाम्पल बताया कि फैन का पर्पज है, आपका पर्पज है, लाइट का पर्पज है, तो हर चीज पर्पोजिव है। और उसने कहा कि मानव जीवन में संप्रेषण, कम्युनिकेशन, उसने कहा कि मानव जीवन में संप्रेषण और भाषा
और भाषा, संप्रेषण और भाषा की क्षमता पाई जाती है। संप्रेषण भाषा अंडरलाइन, द कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, द कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज is the specific quality of a human being. भाषा और संप्रेषण की क्षमता पाई जाती है जो पशु जीवन में नहीं पाया जाता, which is almost absent in the animals, जो पशुओं के जीवन में विद्यमान नहीं है, जो पशुओं के जीवन में नहीं पाया जाता, पशुओं के जीवन में विद्यमान नहीं है। और इसी भाषाई क्षमता के कारण ड्यू टू दैट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, इसी भाषाई क्षमता के कारण व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आरंभ होता है। इसी भाषाई क्षमता के कारण व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आरंभ होता है। सोशल लाइफ अंडरलाइन begins due to the capability of communication and language in human being। और इसीलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सोशल लाइफ बिगिंस ड्यू टू कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल इन ह्यूमन बीइंग। तो मानव में संप्रेषण की क्षमता है, भाषा की क्षमता है, इसलिए मानव क्या है, अलग थलग रहने वाला है या सामाजिक है। ये बात प्लेटो ने भी कही है, फॉर प्लेटो कम्युनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। और आप देखेंगे जब हम आधुनिक युग में आएंगे 18वीं शताब्दी में, तब वहां से व्यक्तिवाद शुरू होगा। इसी जो बात ध्यान देने की है, अरिस्टोटल नेवर सेड दैट ह्यूमन बीइंग बोर्न एलोन। उन्होंने नो, ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, और फैमिली क्या है, समाज की बेसिक यूनिट है। तो फॉर एरिस्टोटल इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, वो परिवार का व्यक्ति है, तो परिवार तो कम्युनिटी है। इसीलिए एरिस्टोटल ने क्या कहा, ह्यूमन बीइंग आर सोशल। हम अलग थलग रहने वाले लोग नहीं है, हम समाज में ही रहते हैं और वी आर सोशल। हम सामाजिक हैं, क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है। अच्छा, भाषा और क्षमता की प्राकृतिक है, हमने कहीं न किसी दिया। बोलने की क्षमता तो नेचुरली चीज डेवलप हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हमारे नेचुरल डेवलप हो गई। हाँ, ये बात अलग है कि हम कुछ चीजें सीखते भी हैं, लैंग्वेज सीखते भी हैं, लिखना सीखते हैं। इस वजह से अरिस्टोटल ने कहा कि परिवार आरंभ होता है। तो परिवार है, उसका भी कोई उद्देश्य है, यानी परिवार मूल सामाजिक जीवन का आरंभ कहां से होता है, फैमिली से। इसलिए देखेंगे परिवार क्या सिखाता है, डूज डोंट्स। पहले सब माँ ही सिखाती है, परिवार हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, दीज आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये हमें हमेशा रेगुलेट करते हैं। इसलिए इंडिविजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट और कम्युनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। समुदाय का महत्व है, ये यहाँ दोनों समान है। इस बारे में दोनों समुदाय को पहली बात कर रहे हैं। लेकिन फैमिली में एक ऐसा मेंबर है जो स्वाभाविक रूप में फैमिली के, एक तो मैं पत्नी है जो फैमिली के समान नहीं है, फैमिली समानता मूलक नहीं है, मास्टर इज मोर इम्पोर्टेंट जो पिछली क्लास में बताया था। लेकिन एक बात उसने और कही, अगला पॉइंट, या अच्छा इसको यहां पे छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। अब अगला पॉइंट, हम राज्य की बात है, पहले फैमिली आई। अच्छा, अभी आप यहां बैठे हुए हैं तो फैमिली में है, फैमिली के बाहर हैं, आर द पार्ट ऑफ फैमिली नाउ। अभी तो आप देखेंगे, अरे अभी कहां आपके परिवार है, आपके अगल बगल दोस्त बैठे हुए हैं, भाई बहन बैठे हुए हैं। इसका मतलब है इफ यू आर नाउ यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, इसका मतलब हमारे अंदर केवल बायोलॉजिकल नीड्स ही नहीं है। अच्छा, यदि कुछ हद तक तो फैमिली पशु भी बना लेते हैं, लेकिन जो पशु नहीं बनाते उसके आगे की बात है। और उसके आगे क्या होता है, अरिस्टोटल ने कहा विलेज। तो अरिस्टोटल के हिसाब से देखा जाए तो नाउ वी आर द पार्ट ऑफ विलेज। अभी हम गांव में हैं, क्योंकि हमारी सारी आवश्यकताएं जैविक अगर होती तो हम यहीं पर रुक जाते, लेकिन हमारे अंदर केवल बायोलॉजिकल नीड्स ही नहीं है,
तो सामाजिक, हम सामाजिक है, तो गांव किससे बन के मिलता है? अनेक परिवार से मिलकर क्या बन जाता है? गांव। प्लेटो के चिंतन में न परिवार की बात है और न ही गांव की बात है। इसलिए राज्य का विकास हुआ, राज्य का विकास हुआ जैसे वृक्ष का विकास होता है। पहले वृक्ष छोटा होता है, बड़ा होता है, राज्य का विकास हुआ जैसे ह्यूमन बीइंग का विकास होता है। अब इफ यू लुक द ह्यूमन बीइंग, 3 पार्ट हमारे जीवन के हैं। पहला चाइल्डहुड, दूसरा एडल्ट, तीसरा ओल्ड एज। ऐसे ही किसी प्लांट का डेवलपमेंट होता है, वैसे ही राज्य का विकास हो रहा है। तो गांव किससे मिलकर बनेगा? अगला अनेक परिवार से मिलकर गांव का निर्माण होता है। विलेज comes into existence due to associations of various families. अनेक परिवार मिला के गांव का निर्माण होता है। Village comes into existence due to association of various families. और गांव में व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। Village fulfills the social and cultural needs of the people. गांव में व्यक्ति की सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। गांव में व्यक्ति की सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं और अनेक गांवों को मिलाकर बनता है राज्य। अनेक गांवों को मिलाकर राज्य बनता है। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वेरियस विलेज। अनेक गांवों को मिलाकर राज्य का निर्माण होता है। अनेक गांवों को मिलाकर राज्य का निर्माण होता है। इसलिए देखेंगे, इसलिए अब आप देखिएगा अरिस्टोटल के राज्य की विशेषता क्या है। तो पहले उसने बताया कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ एरिस्टोटेलियन स्टेट। अरिस्टो के राज्य की विशेषता क्या है? फीचर्स ऑफ एरिस्टोटेलियन स्टेट। अब जरा देखेंगे अरिस्टो के राज्य की विशेषता क्या है। तो पहला, राज्य सर्वोच्च संगठन है। स्टेट इज ए सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। राज्य सर्वोच्च संगठन है। इसका मतलब है सर्वोच्च संगठन कौन है? परिवार है, गांव है, राज्य है? राज्य सर्वोच्च है। इसका मतलब है कि राज्य से बड़ी किसी सामाजिक इकाई की कल्पना आप नहीं कर सकते, ऐसा अरिस्टोटल ने माना। देखिए आज की दुनिया अलग है, उसको हम बाद में कंपेयर करेंगे, लेकिन अरिस्टोटल की बात समझिए, स्टेट इज ए हाईएस्ट एसोसिएशन। और अगला, राज्य आत्मनिर्भर संस्था है। इट इज ए सेल्फ सफिशिएंट। राज्य आत्मनिर्भर संस्था है। दूसरी बात, अगला, इट इज सेल्फ सफिशिएंट। इसका मतलब है किसी और पे निर्भर नहीं है अपनी किसी आवश्यकता के लिए, ये और पे निर्भर नहीं है। तीसरा, राज्य एक नैतिक संस्था है। स्टेट इज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। राज्य एक नैतिक संस्था है। स्टेट इज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। अब बताइए, प्लेटो ने राज्य को क्या माना था?
मॉरल इंस्टीट्यूशन। अगर आपको याद होगा, प्लेटो ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट राज्य एक नैतिक संस्था है। तो अरिस्टोटल ने भी क्या कहा, राज्य का मूल स्वभाव क्या है, नैतिक। राज्य नैतिक संस्था, इसका मतलब राज्य का बड़ा काम दंड देना नहीं है। प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टेट इज मॉरल। अगला, राज्य आंगिक संस्था है। स्टेट इज एन ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन। राज्य आंगिक संस्था है। आंगिक, आंगिक का मतलब है मानवीय शरीर की भांति है, इसलिए कि ह्यूमन बीइंग। कैसे आंगिक संस्था है, और जिस प्रकार आंगिक संस्था है, इट्स ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन, और जिस प्रकार मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, जिस प्रकार मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग is made of or comprised of the various component or elements, जिस प्रकार मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, ठीक उसी प्रकार राज्य अनेक अंगों से मिलकर बनता है। ठीक उसी प्रकार राज्य अनेक अंगों से मिलकर बनता है, या राज्य के अनेक अंग क्या है, परिवार और गांव। सिमिलरली स्टेट इज कॉम्प्राइज ऑफ विलेज एंड फैमिली। तो जैसे कि इसलिए आप देखेंगे राज्य आंगिक है। आंगिक का मतलब है जैसे मानव शरीर, स्टेट इज लाइक ए ह्यूमन बीइंग। अब मानव शरीर है तो मानव शरीर जैसे बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है, वैसे स्टेट के ऑर्गन क्या है, ये और ये। आपने बात देखा होगा, ये बात प्लेटो ने भी कहा है। प्लेटो ने कहा है, प्लेटो का इसको कंपेयर करिए, यहां भी राज्य प्राकृतिक है और अरिस्टोटल में भी राज्य प्राकृतिक है। कंपेरिजन करिए, यहां भी राज्य ऑर्गेनिक है और अरिस्टोटल का भी राज्य ऑर्गेनिक है। यहां भी राज्य सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, यहां भी राज्य सर्वोच्च संस्था है, और अरिस्टोटल में भी राज्य सर्वोच्च संस्था है। यानी देखिए, यहां भी राज्य मॉरल है, अरिस्टोटल में भी राज्य मॉरल है। सारी विशेषताएं जैसी हैं। यहां भी राज्य नैतिक है, ऑर्गेनिक है, यहां भी राज्य नैतिक है, ऑर्गेनिक है। फर्क कहां पे आ रहा है, फैमिली, गांव और विलेज। यही फर्क अरिस्टोटल में है, जो प्लेटो ने नहीं माना। अदरवाइज पूरा स्टेट का नेचर पूरा एक जैसा है, पूरा एक जैसा है। तो आप देखेंगे प्लेटो और अरिस्टोटल के बहुत सारे विचार तो मिलते ही हैं, बेस बिल्कुल मिलता है, थोड़े थोड़े डिफरेंस आपको मिलेंगे। तो जब भी हम अरिस्टोटल को पढ़ेंगे लगातार प्लेटो के साथ कंपेयर करेंगे। अब इसलिए अरिस्टोटल का विचार ज्यादा सही है या प्लेटो का, अरिस्टोटल का। और कई बार कहा भी जाता है, अब देखिए अरिस्टोटल को हम वर्तमान समय में कैसे यूज कर सकते हैं, वर्तमान समय कैसे यूज कर सकते हैं, आप बताइए। भारत में एकता कैसी बनाई जाए, अब देखिए कैसे फिलोसफर का हम एसे में यूज कर लेंगे, वर्तमान समय में यूज कर लेंगे। अच्छा, भारत में आर यू लुकिंग फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन इंडिया? भारत में एकता अखंडता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कैसे? पहला प्लेटोनिक तरीका है, विविधताओं को हटा दीजिए। फैमिली, डाइवर्सिटी, प्लेटो ने क्या कहा, अनेक समूहों का होना राज्य की एकता अखंडता के लिए खतरा है, एंड फैमिली इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन। अरिस्टो में आप देखिए, अरिस्टो क्या कहते हैं, एकता का मतलब क्या है, विविधता को हटा देना या विविधता में एकता पैदा कर देना। फॉर अरिस्टोटल यूनिटी लाइज इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसलिए आप देखेंगे आज के जमाने में अरिस्टोटल को ज्यादा फॉलो करते हैं। नाउ अरिस्टोटल इज मोर रिलेवेंट इन कंपैरिजन टू प्लेटो, क्योंकि प्लेटो ने क्या कहा, इसका मतलब है अगर प्लेटो जैसी एकता भारत में पैदा करना चाहे, इसी फिलोसफर का ऐसे वगैरह में बड़ा जबरदस्त यूज कर सकते हैं। थॉट तो यही से आता है सारा।
तो अगर कोई भारत में कहे कि भारत में राष्ट्रीय एकता अखंडता कैसी होनी चाहिए, एक हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ऐसे भारत में एकता बनेगी क्या? हम एकता बनाएंगे या एकता को खत्म कर देंगे? एकता खत्म हो जाएगी। अरिस्टोटल का ज्यादा तरीका है। इसलिए हमें राज्य की प्राथमिकता चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही भाषा हो जाए, एक ही धर्म हो जाए, एक ही झंडा हो जाए, और इसलिए लोग कहें 370 खत्म कर दो, ये खत्म कर दो। यूनिटी इज नॉट ए होमोजेनिटी एंड यूनिटी नॉट ए यूनिफॉर्मिटी। एकता और समरूपता में फर्क होता है। अच्छा, इस क्लास में एकता कैसे बनेगी? सभी लोग एक ड्रेस पहन कर आए हैं? मैं कह दूं ना, सब लोग एक ड्रेस पहन कर आओ, दिखना चाहिए। एक ड्रेस पहनने से एकता होगी, पर्पज एक होगा तो एकता है। देयर इज यूनिटी इन दिस क्लास बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सम कॉमन पर्पसेस। सीधी सी बात है। इसे आप याद रखिए, अरिस्टोटल की एकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत में कोई बंगाली हो, तमिल हो, कन्नड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट वी आर इंडियन। हिंदू मुस्लिमों से फर्क नहीं। अगर आपको लगता है कि बंगाली ना हो, तमिल ना हो, तेलुगु ने, हिंदू मुस्लिम एक ही, यू आर डिस्ट्रॉइंग द फैब्रिक ऑफ इंडिया। इसका वर्तमान में प्रयोग होगा कि नहीं हो गया? तो कोई विचार आप लेंगे फिलोसफर का, तो कहीं भी आप यूज कर लीजिए। उनकी बातें केवल वहीं तक शामिल नहीं है। लेकिन अब इसी बात को, जिस बात को हमने सामान्य रूप में कहा, इसलिए बारकर ने पर टिप्पणी करते हुए कहा, अथवा तो कोई विद्वान कहता है तो शब्द थोड़ा उलझ होगा, बाकी सब वही चीज है, अगला लिख लीजिए। इसलिए बारकर ने क्या कहा अरिस्टोटल के बारे में? कंपैरिजन स्पष्ट है। प्लेटो कहता है राज्य ही एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम स्टेट। क्योंकि दूसरा कोई समूह बना तो राज्य की एकता कमजोर। अरिस्टोटल क्या कहता है? ना ना ना, दूसरा समूह तो रहेगा ही रहेगा। तो लिख लीजिए, इसे बारकर ने बड़ी अच्छी कमेंट्री की है। तो इसलिए बारकर ने कहा कि अरस्तु का विचार बहुलवादी है। अरिस्टोटेलियन नोशन और कॉन्सेप्ट इज अ प्लूरलिस्टिक या बहुलवादी है। अरस्तु का विचार बहुलवादी है। अच्छा, बहुलवादी जिसका अभिप्राय है कि राज्य अनेक समूहों से मिलकर बना है। अनेक या बहुल, which means state is comprised of the various groups, multiple groups, many groups, जो भी आप लिख लीजिए। राज्य अनेक समूहों से मिलकर बना है, इसी का नाम बहुल है। देखिए, दो शब्द हैं, एक है एकल, एक है प्लूरल। प्लूरलिज्म, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है? अच्छा बताइए, पार्क में सारे पौधे एक ही किस्म के होने चाहिए, फ्लावर्स अलग अलग किस्म के होने चाहिए? अलग अलग किस्म के होने चाहिए। दैट इज प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल। तो जैसे फ्लावर अलग अलग होने चाहिए, वैसे विचार अलग अलग होने चाहिए। वैसे क्या है समूह? तो जो अरिस्टोटल कहता है कि वेरियस ग्रुप्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी, दैट इज नेम ऑफ प्लूरलिज्म, बहुलवाद। बहुलवाद है। अच्छा, प्लेटो में बहुलवाद है, एकलवाद है, मोनोइज्म है। एक शब्द है मोनोइज्म, दूसरा है प्लूरलिज्म। एक है एकलवाद, एक ही विचार है, एक ही राज्य है, लेकिन ये बहुत है। एक राज्य अनेक समूहों से मिलकर बना है, दैट इज ए प्लूरलिज्म। शब्द ही तो नया है, बाकी तो कहने का वही तरीका है। अगला पॉइंट, और बारकर ने कहा कि प्लेटो के द्वारा विविधताओं को राज्य की एकता में बाधा माना गया। फॉर प्लेटो डाइवर्सिटीज और
detrimental to the unity of state. प्लेटो ने विविधताओं को राज्य की एकता में बाधा माना, इसलिए डाइवर्सिटीज आर अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ स्टेट। इसलिए प्लेटो के विचार को अमूर्त सार्वभौमवाद कहा जाता है। इसलिए उन्होंने प्लेटो के विचार को अब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सलिज्म कहा। बार्कर ने अमूर्त सार्वभौमवाद, अब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सलिज्म। अभी शब्द का मतलब बता दे। अमूर्त सार्वभौमवाद का मतलब क्या होता है? एक चीज होती है मूर्त, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अमूर्त। देखिए बार्कर ने जिस बात को बड़ी बड़ी आसानी से बता दी, वही बार्कर ने बड़ा टेक्निकल रूप में कहा है, मायने वही है। और हम ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर देते हैं? कई बार एग्जाम में क्या होता है कि सवाल तो बड़ा सरल पूछा जाता है, एग्जामिनर से टेक्निकल शब्द का प्रयोग कर देगा तो आपको लगे कोई नई बात पूछी जा रही है। भाई स्कॉलर्स ने टिप्पणी की, उसे भी उठा के सवाल पूछ लेते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सलिज्म, दो चीजें होती हैं, कॉन्क्रीट होती है, दूसरी अब्स्ट्रैक्ट होती है। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये क्या है? मार्कर अब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है, दिख रहा है। जो चीज दिखती है, छुई जा सकती है, स्वाद लिया जा सकता है, वो है क्या है? कॉन्क्रीट, मूर्त। मूर्त। अच्छा, अमूर्त क्या है? जो फील कर सकते हैं, जिसको दिखाया नहीं जा सकता, वो फील कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं? दुखी हैं, खुश हैं, या गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, दैट इज अमूर्त, सब्जेक्टिविटी। अमूर्त का मतलब जो दिखे नहीं। और दूसरा यूनिवर्सलिज्म का मतलब है जो हर जगह विद्यमान हो। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहां एयर नहीं है? कौन सी जगह है? तो हो सकता है भाई धरती पर तो एयर हर जगह है, यूनिवर्सल। धरती पर ऐसा कौन सी जगह जहां सूरज नहीं है? यूनिवर्सल। जो चीज हर जगह विद्यमान हो, अपार्ट फ्रॉम टाइम एंड स्पेस, वो क्या होगा? यूनिवर्सल। अब अगर हम देखें कि बार्कर ने प्लेटो को क्यों कहा अमूर्त सार्वभौमवादी, क्योंकि प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि राज्य की एकता के लिए कोई समूह मैं नहीं बनाऊंगा। तो अब बताइए, जितने राज्य आज दिख रहे हैं उसमें समूह है या नहीं है? है। तो प्लेटो ने जब समूहों को हटा दिया तो विचारों की बात थी, वास्तविकता की बात थी। जो विचार होगा वो अमूर्त होगा, कॉन्क्रीट होगा? अमूर्त होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। इसलिए प्लेटो के विचारों की बात है। और यूनिवर्सलिज्म का मतलब है, प्लेटो ने कहा ये मेरा विचार जहां मर्जी वहां लगा लेना। लोग कह रहे माय लॉर्ड, आपका विचार एथेंस में तो लग नहीं पाया, बाकी आप कहां लगवा रहे हो इसको? प्लेटो ने कहा दुनिया में जहां भी एकता पैदा करना हो मेरा विचार ले लेना। बार्कर ने कहा कि महोदय आपके विचार में तो मुझे बड़ी समस्या आ रही है। और बार्कर जो उनको पे कमेंट्री लिख रहे हैं वो 20वीं सेंचुरी के व्यक्ति हैं। तो उनका यार आपका विचार कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, आपके हिसाब से एकता नहीं बनेगी। तो बार्कर ने कहा एकता किसके हिसाब से बनेगी? कैसे? अगला पॉइंट। जबकि बार्कर ने माना कि अरस्तु का विचार ज्यादा प्रभावी है। For Barker, thought of Aristotle is more effective. अरस्तु का विचार ज्यादा प्रभावी है, जिसने अनेक समूहों को स्वीकार किया। Who accepted the existence of multiple groups, plural groups, जिसने अनेक समूहों को स्वीकार किया। इसीलिए अरस्तु को कॉन्क्रीट
यूनिवर्सलिस्ट कहा गया। कॉन्क्रीट, इसलिए बारकर ने रस्तों क्या कहा? मूर्त सार्वभौमवादी। मूर्त, अमूर्त नहीं, कॉन्क्रीट यूनिवर्सलिस्ट। मूर्त सार्वभौमवादी कहा क्योंकि यह व्यवहारिक रूप में दिखाई देता है, विच इज very much visible in the present world. अच्छा, मूर्त अमूर्त की एक बात और बता दें, बहुत व्यवहारिक रूप में। अच्छा, फैमिली मूर्त है अमूर्त है? मूर्त है। विलेज, राज्य, सब है, दिखता है। तो प्लेट जो इन्होंने बात की दिखता है, अब परिवार देखता है, इन्होंने माना ही नहीं, तो अमूर्त हो गया इनका विचार, अमूर्त हो गया। इसलिए बारकर ने इनके ऊपर टिप्पणी की है राज्य के विचार को लेकर। लेकिन सवाल यह है, राज्य का भी, राज्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है और राज्य नैतिक क्यों है, इसका उत्तर देना बाकी है। तो वाई स्टेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वाई स्टेट इज मॉरल। तो हेडिंग चेंज कर लीजिए, अगला हेडिंग है। बताइए। हाँ, स्वीकार किया है। आगे चल के देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। और लोकतंत्र को इसने आंशिक रूप में माना। हाँ, नहीं माना। हाँ, बिल्कुल बात सही है। इसी अतिरिक्त है, जो भी डाइवर्सिटी को मानेगा, जो प्रैग्मेटिज्म को मानेगा, वो ये भी मानेगा कि समाज में, शासन में सभी का हिस्सेदारी होनी चाहिए। फिलोसफर राजा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। फिलोसफर राजा ढूंढना, मूर्त है अमूर्त है? अमूर्त का मतलब है विचारों की दुनिया। तो ये साथ, अब इसलिए एक बात अगर आपको समझ में आ गई, बाकी आप रेट अपने आप कर सकते हैं, बाकी तो अपने आप कंपेरिजन करके आगे बढ़ जाइए। तो इसलिए हमने कहा था, जैसे अरिस्टोटल में पढ़ेंगे, प्लेटो में फिर से पर रिपीट करना पड़ेगा। और ये अच्छी राइटिंग है, इसलिए अगर आप अरिस्टोटल लिख रहे हैं, प्लेटो कंपेयर करके लिख रहे हैं, सामान्यतः आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, 2-3 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे इसमें, और क्लियरिटी भी ज्यादा होती चली जाती है। अगला, अब राज्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है? वाई स्टेट इज अ परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंट। बताइए क्या करें? प्लेटो, देखो बेस्ट सेकेंड स्टेट है, वो एक्सेप्शन है, डोंट रिमेंबर दैट। प्लेटो मीन्स रिपब्लिक, उसको याद ही मत करो। हमने इसको इसलिए बता दिया, तो हो सकता है एग्जामिनर कभी अगर ऐसा शब्द यूज कर दे तब समझती रहो। अदरवाइज प्लेटो मीन्स रिपब्लिक। अगर उसको हम सेकंड बेस्ट स्टेट मानेंगे तो प्लेटो मीन्स अरिस्टोटल, खत्म हो गई बात। इसलिए प्लेटो मीन्स रिपब्लिक। क्या लिखा आपने? राज्य सर्वश्रेष्ठ क्यों है? राज्य सर्वोच्च क्यों है? सर्वश्रेष्ठ क्यों है? पहला। अच्छा, अब देखिए कैसे लॉजिकली चीजें जुड़ती हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब क्या है? कौन सा व्यक्ति सबसे अच्छा है? क्या? विवेक हो, जो नैतिक वाला हो। तो कौन सा राज्य सबसे अच्छा है? जो नैतिकता को बढ़ाए। आप कहेंगे यार राज्य नैतिकता को बढ़ाए? अच्छा, राज्य नैतिकता कैसे बढ़ा सकता है? और दूसरी बात है, वो विशेष सर्वोच्च कौन होगा? कौन सा विशेष सर्वोच्च होगा? जो नैतिकता का अध्ययन करे। इसे एक बार कमेंट है, पिछली बार आईएएस एग्जाम में देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। कमेंट, राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। अभी तक जो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, गलत फहमी दूर कर दीजिए और कोई आपको बताए इसको समझा दीजिए। विच साइंस इज अ मास्टर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इट्स नॉट बायोलॉजी। और मेडिकल साइंस के लोगों को यह बताया जाना चाहिए, देखो इसके मेडिकल साइंस को बनाया था, पॉलिटिकल साइंस को बनाया था। जब इससे पूछा गया विच साइंस इज अ ग्रेटेस्ट साइंस, विच साइंस इज अ मास्टर साइंस,
धीरज क्यों बोल रहे हैं? भूख लग गई है? यू नीड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके नहीं आए आप लोग? तो आपको याद है, पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। स्टेट इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन एंड द पर्पज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ मॉरल वर्चुअस लाइफ। इसे याद रखिए। राज्य नैतिक कैसे बनाता है? आप कहेंगे राज्य नैतिक बनाता है, कैसे बनाता है? उसमें बताइए कैसे राज्य? क्योंकि याद रखिए, कुछ बायोलॉजिकल आवश्यकता तो यहां पड़ जाएगी। विलेज सामाजिक आर्थिक आवश्यकता पूरा कर देगा। मतलब रोटी कपड़ा मकान कौन पूरा कर देगा? गांव। सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक ही पूरा कर देगा। अब उस बात का बहुत तरफ को मिल जाएगा। आज तो पशु राज्य क्यों नहीं बना पाया? अच्छा, मैंने बड़ी पुरानी फिल्म में धर्मेंद्र की देखी थी। धर्मेंद्र, यू नो द फादर ऑफ कौन? हाँ, आजकल तो लोग सनी देओल को जानते हैं, 2.5 किलो का हाथ। तो ये देखिए, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? 2.5 किलो का हाथ रखना है, नैतिक होना है। तो लेकिन आप जानते हैं, धर्मेंद्र ने दोस्तों अपने फिल्मों में कुत्तों को बहुत गाली दी है। कहा से अगर उनकी सरकार होती तो उनको पर मानहानि का मुकदमा चल जाता, लेकिन आज तक वो सरकार बना नहीं पाए। इस बात में आपको जवाब मिल जाएगा कि आखिर में बिल्ली, बफलो, काउस, व्हाई दे आर अनेबल टू मेक स्टेट एंड गवर्नमेंट, व्हाई ओनली ह्यूमन बीइंग? अच्छा बताइए, बिल्लियों ने कोई संविधान लिखा? शेर और व्हेल, ये सबसे पावरफुल लोग हैं, आज तक अपना संविधान नहीं बना पाए। हमने संविधान बना लिया, हमने सरकार बना लिया। जस्टिस गोगोई किसने बनाया? बिल्ली ने। अच्छा, बिल्ली कभी आपको आज तक फिल्म देखते मिली या कोई नॉवेल वोवेल पढ़ते? बिल्ली का एक ही जुआ होता, चूहा कैसे मिले। इंटायर पर्पज ऑफ कैट चूहा। चूहा मिल गया, जीवन खत्म हो गया। लेकिन हमारा जीवन क्या है? चूहा पकड़ना या मानवीय जीवन का उत्थान करना। कैसे? पहला पॉइंट, पहला, अरस्तु ने माना कि राज्य एक नैतिक संगठन है। स्टेट इज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। राज्य एक नैतिक संगठन है। स्टेट इज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन क्योंकि राज्य के द्वारा शिक्षा दी जाती है। स्टेट imparts द एजुकेशन। राज्य के द्वारा शिक्षा दी जाती है जिससे व्यक्तियों में नैतिकता का विकास होता है। State imparts the education which develops morality in human being. Morality in human being, उससे व्यक्तियों में नैतिकता का विकास होता है और राज्य के कार्यों में भागीदारी से भी व्यक्ति नैतिक बनता है। राज्य के कार्यों में भागीदारी से भी व्यक्ति नैतिक बनता है। ह्यूमन बीइंग बिकम्स मॉरल ड्यू टू द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल लाइफ और पार्टिसिपेशन इनटू जुडिशियल एंड डिलिबरेटिव फंक्शंस। अच्छा, ये बात बड़ी ध्यान देने की है। आखिर में राज्य के पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोगों को नैतिक बना देता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। राज्य के पास कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोगों को नैतिक बना देगा? तो पहले तो एजुकेशन, शिक्षा। राज्य का हम शिक्षा देना है। प्लेटो से समानता है कि नहीं? हाँ, ये बात अलग है। अरिस्टोटल की शिक्षा प्रणाली का कभी इतना महत्व नहीं आया क्योंकि उसने बड़ी सामान्य सी बात कही है।
शिक्षा शिक्षा यही इसकी इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोटल की शिक्षा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और न ही उसका बड़ा महत्व होता है, कुछ बड़ी सामान्य सी बात कह दी। लेकिन राज्य शिक्षा देता है, इससे व्यक्ति नैतिक बनेगा पहला। और दूसरा आपने देखा होगा, राज्य के कार्यों में भागीदारी से व्यक्ति नैतिक कैसे बनेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बता दें, हु इज ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर इन इंडिया नाउ। भारत का मानव संसाधन मंत्री कौन है इस समय? कौन? रमेश पोखरियाल। अब जरा सोच के देखिए, देखिए आपको किसकी चिंता है। अब हम ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, कथित में राज्य के कामों में भागीदारी से नैतिकता का विकास कैसे होता है। अब जरा सोच के देखिए, हमारे जीवन का दोस्तों मूल उद्देश्य है, सुबह से शाम आप पढ़ने में लगे हुए हैं, आपको समाज की चिंता है दोस्तों। आप जैसे युवा लोग खोपचे में बैठ जाएंगे, समाज का क्या होगा। आप लोगों को समाज में आगे बढ़ना चाहिए। अभी दोस्तों, अभी आपको यूपीएससी बनने का सोचना ही चाहिए, जब तक समाज से गरीबी, विषमता, बीमारी न हट जाए। और मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे जाकर छत्तीसगढ़ के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में मानवता का उत्थान करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखिए, क्यों दोस्तों, जरा सोच के देखिए, हमारा भी राज्य के कार्यों में भागीदारी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, केवल अपने काम से मतलब है। हमारा काम बस सुबह शाम तक पढ़ाना, आपका पढ़ना, बस वही पेपर, वही मैगजीन। आपने अपने आप को समाज से काट रखा है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है, उसका उद्देश्य क्या है, केवल अपने बच्चों को पढ़ाना है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों की चिंता करना। बहुत ध्यान देने की बात है। इसलिए अगर आपको नैतिक बनना है, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन करिए। और एक याद दिला दें, सिविल सर्वेंट बनके देश की सेवा करना नैतिकता है या अनैतिकता है? नैतिकता है दोस्तों। इससे बड़ी नैतिकता आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि आप याद रखिए, सिविल सर्वेंट बनने से पेमेंट आपको बहुत नहीं मिलेंगे। आप अगर जो लोग कभी बीटेक किए होंगे, प्राइवेट कंपनी के पैकेज को आप देखिए, और अगर कंपैरिजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी देखिए, बीइंग सिविल सर्विसेज हाईएस्ट फोरम फॉर पब्लिक सर्विस, इतने बड़े सेवा का मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी पैसे तो हो सकता है और भी कहीं ज्यादा मिल जाए। इसलिए सच्ची नैतिकता का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? समाज की सेवा। लेकिन समाज की सेवा करना है तो अब आप कहेंगे कि हम आम आदमी रहेगा तो कैसे समाज की सेवा कर पाएगा? देयर मस्ट बी एनी फोरम। इसे यूपीएससी की इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? क्यों? नीली बत्ती के लिए? क्यों बनना चाहते हैं? सच्ची बताइए, क्यों बनना चाहते हैं? इसे एक बात तरीके दोस्तों, सच पूछिए, अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि ना ना मुझे समाज की सेवा करना है, कुछ ऐसा काम करना है जो और आज तक किसी ने किया हो, तो सच पूछिए, भाग्य भी आपको उसी दिशा में ले जाएगा। इसलिए फिलोसफर को पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर आप केवल अपने बारे में सोच रहे, ना ना मैं आईएएस बन जाऊंगा, नीली बत्ती से चम चम चलूंगा, जलवा दिखेगा, और आपको लगता होगा कि ये बात मैं अजीब, मतलब ऐसे मजाक में कर रहा हूं। मजाक में नहीं कर रहा हूं, रियलिटी में ये दोस्तों, अगर आपको सेवा करने का मन हो तो कहां जाइए? राज्य में। और राज्य क्या है? सिविल सर्विसेज। यानी मानवता की सेवा का इससे बड़ा फोरम कोई है नहीं दोस्तों। लेकिन कई लोग यहां भी जाके पशु बन गए। अगर यहां जाके कहना राम नाम जपना पराया माल अपना, तो क्या होगा? जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको क्या नाम देना चाहिए? एनिमल, पशु। अरे दोस्तों, इतना बड़ा पद पाके किसके लिए भ्रष्ट हो गए? एक कार्य के लिए, कुछ पैसे के लिए और कुछ गिफ्ट के लिए। तो फिर पशु से अलग कहां रहे? इसलिए अरिस्टोटल ने क्या कहा है? पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ इज एसेंशियल टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। और जब आप अच्छे बनेंगे तभी हैप्पी होंगे। तो हैप्पी कैसे होंगे? राजनीति में भागीदारी से या अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने से। आप कहेंगे अच्छा, ये राजनीति का मतलब सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं ना। देखिए, आज पॉलिटिक्स से मतलब माना जाता है गेटिंग पावर,
getting prestige. That has nothing to do with the politics of Aristotle. कई बार आप देखेंगे, कई बार एक निबंध पूछा जाता है, राजनीति बदमाशों का अड्डा है, टिप्पणी करो. पॉलिटिक्स इज अ लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्क्वैंडल्स. ये राजनीति बदमाशों का अड्डा है. ना ना, ये तो राजनीति की बुरी परिभाषा है. राजनीति बदमाशों का अड्डा है, यह नैतिक जीवन को आगे बढ़ाने का नाम है. अब देखिए, जिसको फिलॉसफी नहीं आती वो क्या लिख देगा, आजकल राजनीति में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत धोखाधड़ी हो रही है. इससे मैसेज नंबर नहीं मिलेगा आपको. और मैं बात सीरियसली करूंगा, थिंकर पढ़ते समय थिंकर को एसएम यूज कर लीजिए, यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स. और जब हम, शायद ये बात आपको कोई टॉपर्स बताएगा तो आपको ज्यादा ही बात अपील करती है. मुझे आप अपनी तरह, हाँ सर, तो सब अपने विषय की तारीफ बताते ही रहेंगे. मैं नहीं बता रहा हूं, और भी लोग आके बताएंगे. सच पूछिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसे राजनीति, अच्छा महात्मा गांधी राजनेता थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? अब देखिए, उनके लिए राजनीति क्या थी, समाज सेवा या संपत्ति अर्जन? अरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स क्या है? समाज सेवा. और सच पूछिए, पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है. और सच पूछिए, पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आना चाहिए. पॉलिटिक्स तो धूर्ता का नाम हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति इसके बाद पैदा होता है, मैं केवल जो आगे पढ़ेंगे, उसने ऐसा पॉलिटिक्स का नाम बता दिया, लोग उसी में चले गए कि पॉलिटिक्स का मतलब झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना. इट इज नॉट इन ग्रीक एज, यूनानी युग में ऐसा नहीं है. तो पॉलिटिक्स क्या है? अच्छे जीवन, नैतिक जीवन. यानी आप याद रखिए, हर व्यक्ति को राजनीतिक होना ही चाहिए. अरिस्टोटल ने यहां तक कहा है. कैसे? अगला पॉइंट क्या लिखा आपने लास्ट में? हाँ, व्यक्ति नैतिक बनता है और शासन के विधायी, न्यायिक, शासन के विधायिक न्यायिक कार्यों में भागीदारी से while participating in judicial and deliberative functions of state. शासन के विधायी और न्यायिक कार्यों में भागीदारी से समुदाय की भलाई होती है. समुदाय की भलाई होती है. Community's well-being is ensured through the participation in deliberative and judicial functions of the state. समुदाय की भलाई होती है, इसीलिए अरिस्टो का प्रसिद्ध कथन है, therefore the famous quotation of Aristotle is, अरिस्टो का प्रसिद्ध कथन है कि जो राज्य में नहीं रहता इसलिए अरिस्टोटल का प्रसिद्ध कथन है कि जो राज्य में नहीं रहता, whosoever doesn't live in state, वो या तो पशु है, जो राज्य में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता है. Anybody who doesn't live in the state, he or she is either beast और गॉड, आइदर एनिमल और गॉड. अब जब सोच के देखिए, इस कथन का मतलब क्या है? जो राज्य में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता. एक बात याद रखिए, इसका मतलब है मानव है तो राज्य में रहना पड़ेगा. अच्छा, पशु को राज्य की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? आप बताइए. वाई एनिमल्स डजंट नीड द स्टेट? पशु को राज्य की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि
राज्य नैतिक संगठन है और पशुओं में कोई नैतिक आवश्यकता है नहीं। और आप जानते हैं व्यक्ति का नैतिक होना, सद्गुणी होना एक ही बात है। दूसरा, ईश्वर में कोई भौतिक आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, तो राज्य में परिवार आता है, विलेज आता है, तो ईश्वर में कोई भौतिक आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को जमीन पे आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वाई गॉड डजंट रिक्वायर द स्टेट। और हमको बार बार कहते हैं जब भी किसी एक लाइन को समझिए उसके पूरे रटिए कभी मत। नेवर ट्राई टू मेमोराइज कि रट लिया। यह जीएस में हो चाहे विषय में हो, तो रटने की आपकी आदत ही नहीं होनी चाहिए। एक एक शब्द के स्पिरिट को देखिए। तो ईश्वर राज्य में क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसकी भौतिक आवश्यकता नहीं है। वसु राज्य में क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसकी केवल भौतिक आवश्यकता है। तो राज्य में रहता कौन है? मानव। क्योंकि उसकी प्राथमिक आवश्यकता क्या है? भौतिक। लेकिन इसको मूलतः वो है क्या? आवश्यकताएं हैं भौतिक। मूल आवश्यकता भौतिक है। भाई रोटी कपड़ा मकान से चाहिए, लेकिन उसका इसेंस क्या है? मॉरल। इसेंस है मॉरल। इसलिए जो राज्य में नहीं रहता हो या तो पशु है या देवता। देवताओं कोई राज्य आपने देखा? बात को ऐसे देखिए, हैव यू सीन एनी स्टेट विच इज मेड बाय द गॉड? हमने सुना है कि स्वर्गलोक में है, वहां पुष्पक विमानिक रहता है, बहुत वहां पे 56 किस्म के व्यंजन है, अप्सराएं भी हैं, लेकिन कभी मिला नहीं हो दुनिया। अगर भगवान का राज्य होता उसका कोई नाम तो होता। हमारे पास यूएन में 193 स्टेट्स हैं, उसमें भगवान का राज्य नहीं है। तो वेटिकन सिटी का चर्च स्टेट है, वेटिकन सिटी है, भगवान का राज्य नहीं है। भगवान ने राज्य बनाया नहीं क्योंकि उनकी कोई भौतिक आवश्यकता नहीं है। और भाई उनकी बायोलॉजिकल नीड सही नहीं है। बायोलॉजिकल राज्य की सबसे मूल इकाई क्या है? फैमिली। और फैमिली तब आती है जब उनकी कोई बायोलॉजिकल नीड्स होगी। तो भगवान की बायोलॉजिकल नीड्स नहीं है दोस्तों। इसलिए कई बार मैं बड़ा ईर्ष्या करता हूँ, भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए रहते हैं माता लक्ष्मी के साथ। कई बार हमारा ही मन करता हम भी ऐसे सोए रहें, भोजन नहीं मिलेगा दोस्तों। भगवान कोई काम करते हैं दोस्तों? तो भगवान कभी ऑफिस जाते हैं ना? भगवान कभी ऑफिस नहीं जाते, केवल सोए रहते हैं। और नारद तो इधर उधर लगाए दे रहे झगड़ा बड़ा, और केवल इधर उधर घूमते हुए भगवान है। और पशु आज तक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बना नहीं पाए। राज्य का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अच्छा, भगवान का न्यायालय कोई है? बिल्ली का है? किसका? मानव का। कहने का तरीका है, कहने का तरीका ये है। अगर ये स्टेटमेंट कभी आपको एग्जाम में दे दिया जाए, यही सारी बात तो लिखेंगे, सारी बात वही हो जाएगी। अगला पॉइंट, अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवार और गांव से मिलकर बनता है। स्टेट comprised of the family and the village। राज्य परिवार एवं गांव से मिलकर बनता है। स्टेट इज comprised of family and village। और परिवार बीज की भांति है। फैमिली इज a seed। परिवार बीज की भांति है और राज्य वृक्ष की भांति है। फैमिली इज लाइक अ सीड एंड स्टेट इज लाइक अ ट्री। फैमिली इज लाइक अ सीड, स्टेट इज लाइक अ ट्री। परिवार वृक्ष की भांति है और राज्य कैसा? राज्य वृक्ष की भांति है, परिवार बीज की भांति है। तो बीज का विकास होते तो कहां बन गया? राज्य। और इसीलिए उसने कहा, इसलिए अरिस्टोटल ने कहा कि राज्य
जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर लाइफ। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, परंतु सद्गुणी जीवन के लिए बना रहता है। बट इट कंटिन्यूज फॉर गुड लाइफ। गुड लाइफ अंडरलाइन। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, लेकिन सद जीवन के लिए बना रहता है। स्टेट कम्स इनटू लाइफ, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर लाइफ, बट कंटिन्यूज फॉर गुड लाइफ। राज्य अस्तित्व में क्यों आता है? जीवन के लिए। और जीवन का मतलब है रोटी कपड़ा मकान। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड वर्चुअस लाइफ। तो वही जीवन क्या है? सब जी रहे हैं, पशु भी जी रहा है, मानव भी जी रहा है। अगर हम केवल खाना पीना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो कई बार आम आदमी नहीं बोलता ये तो धरती का बोझ है। कई भाई ताऊ